राजा बनने के लिए 4 अनोखे सवाल। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक राजा होता है, राजा शेर। उस शेर के 5 बच्चे होते हैं। वो 5 बच्चे बड़े अच्छे और बड़े समझदार होते हैं। फिर एक दिन जंगल के राजा को विचार आता है कि उसकी उम्र हो गई है, अब वह बहुत दिनों तक इस जंगल पे राज नहीं कर पाएगा, तो उसे अपना साम्राज्य अपने किसी एक पुत्र को देना पड़ेगा। लेकिन उसके तो 5-5 पुत्र होते हैं, तो वह इस समस्या से जूझ रहा होता है कि वह किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करे। इसके लिए वह अपने 5 पुत्रों को बुलाता है। 5 पुत्रों को वो बुला के बोलता है, मेरे प्यारे पुत्रों, ये देखो, अब मेरी उम्र होती जा रही है। मेरी उम्र के बाद मेरे यहाँ इसका उत्तराधिकारी किसी को मुझे बनाना पड़ेगा, और तुम 5 में से ही कोई एक होगा। लेकिन मेरे लिए दुविधा है कि तुम में से मैं किसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इसके लिए मैंने एक विचार सोचा है। तब उसका पहला पुत्र, जो सबसे बड़ा होता है, वो बोलता है, हाँ पिताजी, आपने जो भी विचार सोचा है हम उसके लिए तैयार हैं, बताइए। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटो, तुम एक काम करो, अपने जंगल में जाओ और अपने साम्राज्य में सब जगह पे घूमने जाओ। अपने साम्राज्य की स्थिति को देखो, समझो और फिर आके मुझे बताओ। जो सबसे ज़्यादा अच्छे से अपने साम्राज्य को समझ पाएगा और उसकी खुशहाली प्रगति के लिए सही तरीके से जवाब देगा, मैं उसे ही अपने राज्य का राजा उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ये बात सुन के सभी राजी हो जाते हैं। केवल जो सबसे छोटा वाला पुत्र होता है वह उसके लिए मना करता है। तब राजा उससे पूछता है, क्या हुआ मेरे सबसे छोटे पुत्र, तो क्यों मेरी बात को नहीं मान रहा? तब वह बोलता है, पिताजी, मैं सबसे छोटा हूँ, इस चीज़ के लिए मेरे बड़े भाइयों का ज़्यादा अधिकार है। मुझे इस परीक्षा में नहीं पार्टिसिपेट करना, क्योंकि मैं राजा बनना ही नहीं चाहता। आप अभी बूढ़े हो चुके हो, मुझे तो बस आपकी सेवा करना है। आपकी सेवा करते ही मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तब राजा उसकी इस चीज़ से बड़ा खुश होता है। वह बोलता है, अच्छा बेटा, तू मेरा सबसे अच्छा बेटा है। ये होता है त्याग और बलिदान। कोई नहीं, अब बाकी तुम 4 पुत्र मेरे, जाओ और अपने साम्राज्य को समझो। तब अपने पिता की बात सुन के 4 पुत्र जंगल में निकल जाते हैं। और जब वो जंगल में जा रहे होते हैं, वह आपस में डिस्कशन करते हुए जाते हैं, हाँ, हम 4 भाइयों को अपने जंगल को बहुत अच्छे से समझना होगा। हाँ, हम में से जो श्रेष्ठ होगा उसे ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए, यही हमारे जंगल के लिए अच्छा होगा। इस तरह से डिस्कशन करते हुए जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक ऋषि मुनि नजर आते हैं। वह घोर तपस्या में होते हैं। तब वो चारों सोचते हैं, क्यों ना इस ऋषि मुनि जी का आशीर्वाद लेके ही अपनी परीक्षा को प्रारंभ किया जाए। तब सबसे बड़ा जो भाई था वो बोलता है, हाँ, ये सबसे सही सुझाव है, चलिए उनके पास चलते हैं। वह चारों के चारों उस ऋषि मुनि के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, अरे ऋषि मुनि जी, हमें आप आशीर्वाद दीजिए। हमारे पिताजी ने हमें साम्राज्य को समझने के लिए भेजा है। हम में से जो सबसे ज़्यादा अच्छे से हमारे साम्राज्य को समझेगा उसे ही हमारा इस राज्य का उत्तराधिकारी बनना होगा। इसीलिए आप हमें उत्तराधिकारी बनने के और अपने जंगल को अच्छे से समझने की शक्ति और आशीर्वाद दें। तब ऋषि मुनि जी बोलते हैं, हाँ, मैं आशीर्वाद तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे दुविधा है। तुम 4 हो, कोई एक होता तो मैं दे देता। अब तुम 4 को आशीर्वाद दूंगा एक साथ, तो तुम 4 तो नहीं बन सकते ना। तुम 4 में से ही किसी एक को चुनना पड़ेगा, जिसको ही मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। तब वो 4 बोलते हैं, हाँ जी, तो आप चुन लीजिए ना। तब वो बोलता है, ऋषि मुनि जी बोलते हैं, मैं ऐसे तो नहीं चुन सकता, मुझे तुम लोगों की परीक्षा लेनी पड़ेगी। जो भी उस परीक्षा में पास हुआ उससे मैं आशीर्वाद दे दूंगा। 4 बोलते हैं, जी, फिर आप लीजिए हमारी परीक्षा, हम तैयार है परीक्षा देने के लिए। तब ऋषि मुनि जी बोलता है, चलिए तुम 4 एक काम करो, एक जाओ पूर्व की तरफ, एक जाओ पश्चिम
एक जाओ उत्तर और एक दक्षिण की तरफ। वहाँ पे जाते हुए तुमको जो भी चीज़ समझ में आती है, जो भी उसका मतलब समझ के उसका जो सारांश है आके मुझे बताओ। जिसका भी उत्तर मुझे सब श्रेष्ठ लगेगा मैं उसे ही आशीर्वाद दूंगा। तो फिर वह चारों के चारों राजकुमार यही सुन के चारों दिशाओं में चले जाते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वह जब जाता है तब वह जाके क्या देखता है कि एक गांव के अंदर एक गाय माता ने अपने बछड़े का दूध पी रही होती है। तो वह ये देख के तो सिर चकरा जाता है। वो सोचता है, अरे ये क्या, ये उल्टी गंगा कैसे बह गई? ये तो माँ अपने बछड़े का दूध पी रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? बछड़े को माँ का दूध पीना चाहिए ना, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। ये दृश्य देख के वह वापस से ऋषि मुनि के पास पहुंचता है। वह ऋषि मुनि जी को बोलता है, ऋषि मुनि जी, मैंने बहुत ही विचित्र चीज़ देखी। मैंने देखा एक बछड़ा अपनी माँ को दूध पिला रहा है। तो ऋषि मुनि जी बोलते हैं, तो तुमको इसका मतलब समझ में आया? वह बोलता है, नहीं ऋषि मुनि जी, मुझे तो इसका बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आया, ये क्या है? तब ऋषि मुनि बोलता है, ठीक है, तुम्हें इसका मतलब समझ में नहीं आया तो जो मेरा मतलब नहीं समझा पाएगा मैं उसे पत्थर का बना दूंगा। तो चलो मैं तुम्हें पत्थर का बनाता हूँ। ऋषि मुनि जी उसे फिर पत्थर का बना देते हैं। फिर उसके बाद जो उनका दूसरी डायरेक्शन में गया था वो जब जाता है तो वह देखता है कि रास्ते में एक पेड़ पे तरह तरह के आइसक्रीम और चॉकलेट लगी पड़ी होती है। चॉकलेट बढ़िया सुंदर सुंदर सी लगती है, लेकिन उस सब की रखवाली वहाँ पे कुछ तलवारें कर रही होती है। जब वह तलवारें कर रही होती है तो वह देखता है, अरे तलवारें हवा में क्या कर रही है और ये क्या इनकी रखवाली कर रही है? अरे गजब। तब वह थोड़ी देर में देखता है कि वही तलवारें जो रखवाली कर रही होती है वो फिर से चॉकलेटों को और उनको तोड़ के गिरा रही होती है और थैले में भर रही होती है। तब उसको ये भी अजीब लगता है, ये क्या हो गया? पहली बात तो पेड़ पे ये चॉकलेट और आइसक्रीम कैसे लगी है, और उसके बाद ये जो तलवारें पहले रखवाली कर रही थी अब वो उसको तोड़ के वापस बैग में क्यों भर रही है? ये सोचते सोचते फिर वो वापस ऋषि मुनि के पास आता है। वह ऋषि मुनि को ये सारी बात बताता है। तब ऋषि मुनि जी पूछते हैं, क्या तुम्हें इसका अर्थ समझ में आया? वह बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब ऋषि मुनि जी उसको भी पत्थर का बना देते हैं। फिर जब तीसरी डायरेक्शन में गया था वह जाता है तो वह क्या देखता है कि एक आदमी एक कुएं का पानी निकाल के दो दूसरे कुओं में भर रहा होता है। वो पानी निकालता जाता है, भरता जाता है, निकालता जाता है और भरता जाता है। लेकिन जब वो दोनों कुएं पूरे भर जाते हैं तो जो पहला कुआं था वह देखता है कि उसका पानी वैसा का वैसा होता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि पानी तो कम तो होना चाहिए था, लेकिन ये पानी कम क्यों नहीं हुआ। फिर वह ये चीज़ के बाद ऋषि मुनि के पास जाता है। तो ऋषि मुनि को फिर से बात बताता है कि मैंने देखा कि एक आदमी एक कुएं से पानी निकाल के दो कुओं में पानी भर रहा होता है, लेकिन वो जो पहला कुआं था उसमें पानी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ये समझ में नहीं आया मुझे कैसे हुआ। ऋषि जी मुझे बोलते, आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आपको पत्थर का बनाना पड़ेगा। तब ऋषि मुनि उसे भी पत्थर का बना देते हैं। फिर जब आखिरी वाला जो जा रहा होता है चौथी डायरेक्शन में, वह क्या देखता है कि एक नदी में मछुआरे पकड़ रहे होते हैं। वह मछुआरे बड़े बड़े जाल डाल के बहुत सारी मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा वहीं उधर आ रहा होता है। उसकी कोटरी में मछलियाँ होती है तो वह मछलियाँ वापस से नदी में डाल रहा होता है। तब उसे समझ में नहीं आता कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों मछलियाँ इसमें डाल रहा है। बाकी सब लोग तो पकड़ रहे हैं लेकिन ये इसमें वापस क्यों डाल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर से वो ऋषि मुनि के पास जाता है, उनको सेम स्टोरी बोलता है कि सब लोग तो मछलियाँ पकड़ रहे थे और सब लोग बहुत क्वांटिटी में पकड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक जो बूढ़ा आदमी था वो सारी अपनी मछलियाँ एक एक करके नदी में फेंक रहा था। तब ऋषि मुनि जी बोलते हैं, क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आया? तब वह बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं आया। तब ऋषि मुनि जी उसे भी पत्थर का बना देते हैं। फिर पूरा दिन बीत जाता है। राजा अपने पुत्रों का वेट कर रहा होता है।
तो अब देखता है, अरे मेरे पुत्र तो अभी तक भी नहीं आया, पूरा दिन बीत गया, दूसरा दिन शुरू हो गया, ये क्या अभी तक भी क्यों नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। तब वह अपने सबसे छोटे बच्चे को बुलाता है, छोटे बच्चे को अपनी दुविधा के बारे में बताता है कि उसे चिंता हो रही है। तब वह बोलता है, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं जाता हूँ अपने भैयाओं को ढूंढने लेके आऊँगा, वह कहीं भी हो मैं उनको जरूर ढूंढ के लेके आ जाऊँगा। तब वह जाता है, तो वह जाते जाते वह देखता है कि कुछ मूर्तियाँ रखी होती हैं, वो मूर्तियाँ उसके भाइयों जैसी होती हैं, और वहीं पे एक ऋषि मुनि बैठा हुआ होता है। तब वो ऋषि मुनि को बोलता है, अरे ऋषि मुनि जी प्रणाम, ये जो मूर्तियाँ हैं ये मेरे भाइयों जैसी शक्ल लग रही हैं इनकी, क्या ये मेरे भाई ही हैं? तब ऋषि मुनि जी बोलते हैं, हाँ मित्र, ये तुम्हारे ही भाई हैं। तो वो बोलते हैं, ऋषि मुनि जी क्या इन्होंने कुछ गलत किया है, क्या इन्होंने आपको परेशान किया है जो ये आपने इनको पत्थर का बना दिया? मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा याचना करता हूँ, अगर इन्होंने कुछ भी किया हो प्लीज़ मेरे भाइयों को ठीक कर दीजिए ना। तब ऋषि मुनि जी बोलते हैं, नहीं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस हमारी और इनके बीच में एक शर्त हुई थी कि इनको चारों दिशाओं में जाके उन जो भी दिखेगा उसका सही तरह से उत्तर देना था। ये लोग उस चीज़ में विफल हुए, परिणाम स्वरूप मुझे इनको पत्थर का बनाना पड़ा। तो फिर वह बोलता है, फिर मेरे भाइयों को आप छोड़ दीजिए ना, आप जो भी हो मुझे बोलिए, मैं सारे तरह के परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। तब ऋषि मुनि जी बोलते हैं, कोई नहीं, जो जवाब तुम्हारे भाई नहीं दे पाए थे वो जवाब अगर तुम दे दोगे तो मैं इनको ठीक कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। तो वह बोलता है, हाँ कोई नहीं, आप मुझसे पूछिए सवाल। तब ऋषि मुनि जी बताते हैं कि जो तुम्हारा पहला भाई था वह गया था तो वह देखा था कि एक माँ अपने बछड़े का दूध पी रही थी, बताओ इसका क्या मतलब है? तब वो बोलता है, अरे ऋषि मुनि जी, इसका मतलब यह है कि जो पुत्र होते हैं वही आगे जाके अपने माता पिता का सहारा बनते हैं उनके बूढ़े होने पे, यही प्रकृति का नियम है। जो अच्छे पुत्र होते हैं उन्हें अपने माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से उस कृत्य में वह बछड़ा अपने माता पिता का ख्याल रख रहा था। तो ऋषि मुनि जी इससे बड़ा खुश होते हैं, बोलते, अरे वाह, तूने तो सही आंसर दिया, ठीक है मैं तुम्हारे पहले भाई को ठीक कर देता हूँ। तो उसके पहले भाई को वो ठीक कर देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जब तुम्हारा भाई गया था दूसरी डायरेक्शन में तो उसे दिखा था कुछ तलवारें फलों की रक्षा कर रही होती है, पहले तो फलों नहीं आइसक्रीम और चॉकलेटों की रक्षा कर रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद वही तलवारें उन चॉकलेट और आइसक्रीम को तोड़ के पोटली भर के ले जा रही होती है, बताओ इसका क्या मतलब है? तब वह बोलता है, इसका मतलब यह है कि जो रखवाली कर रहा था वो अब चोर बन गया है, इसीलिए हमें रखवाली करने वालों पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जिस पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं वही कभी धोखा भी दे देते हैं, इसीलिए हमें हर चीज़ को जांच परख के ही व्यवस्था में रखना चाहिए। ऋषि मुनि जी इससे भी बड़े खुश होते हैं और उसके दूसरे भाई को ठीक कर देते हैं। फिर उसके बाद उसको तीसरी समस्या के बारे में बताते हैं कि वो एक कुएं से पानी भर के 2 कुएं में भर रहा था, लेकिन उस कुएं का पानी कम ही नहीं हुआ। तब ये बोलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी खर्च किया जाए वो उतना ही बढ़ती जाती है, बल्कि उसका लेवल कभी कम नहीं होता। तब ऋषि मुनि जी उसके इस आंसर से भी खुश होते हैं और उसके तीसरे भाई को भी ठीक कर देते हैं। फिर चौथी वाली स्टोरी, जिसमें वह मछलियाँ बूढ़ा आदमी तालाब में फेंक रहा होता है और बाकी सब लोग मछलियाँ पकड़ते खूब सारी क्वांटिटी पे। इस पे यह बोलता है कि इससे प्रकृति के बैलेंस के बारे में पता चलता है। अगर हम अंधाधुंध चीज़ों को नष्ट करते हुए जाएंगे और बैलेंस वे में उसकी भरपूर्ति नहीं करेंगे तो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगा। जिस तरह से मछुआरे सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे तो उसमें मछलियाँ रहेगी नहीं, तो आगे फ्यूचर के लिए परेशानी आ जाएगी। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी वापस से बैलेंस करने के लिए मछलियाँ वापस डाल रहा था। इसी तरह से हमें प्रकृति में भी संतुलन बनाए रखना चाहिए।
अगर कोई पेड़ काटता है तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में पेड़ उगाने चाहिए ताकि प्रकृति में बैलेंस और संतुलन बना रहे। इस बात से ऋषिमुनि बहुत खुश होता है और उसके सारे भाइयों को ठीक कर देता है और इस तरह से ऋषिमुनि वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वह सबसे छोटा अपने सभी भाइयों को लेकर राजा के पास पहुँचता है और राजा के पास पहुँचता है तो सारे भाई बोलते हैं, अरे पिताजी पिताजी, हम सब में श्रेष्ठ तो हमारा ये सबसे छोटा भाई है, आप इसे ही राजा बनाइए। और फिर उसके बाद सारे भाई मिलके एक एक करके सारी स्टोरी अपने पिताजी को बताते हैं। तो पिताजी इस बात से बड़े खुश होते हैं। वो बोलता है, अरे मेरा छोटा बेटा सबसे समझदार है, तूने अपनी समझदारी का बहुत ही बखूबी और अच्छा परिचय दिया, इसीलिए आज से मेरा उत्तराधिकारी तुम ही हो। हा हा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी में 4 सवाल थे, चारों सवालों में चारों मॉरल स्टोरियाँ थी। पहली थी कि हमें हमारे माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए, हमें उनको अच्छे से रखना चाहिए। दूसरे में हमें जिस पे भी रखवाली करने के लिए रखा जाए उसका ईमानदार और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा, ज्ञान जो कभी कम नहीं होता बांटने से, इसलिए हमें दूसरों के साथ ज्ञान का साझा करना चाहिए। और चौथी मॉरल स्टोरी जिसमें कि हमें प्रकृति में बैलेंस और संतुलन बनाए रखना चाहिए, इसीलिए जितने पेड़ कट रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में पेड़ उगाओ तो प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बुद्धि सब पर हावी होती है, वह चाहे से छोटा हो बड़ा हो, बुद्धि बड़ा या छोटा नहीं दिखती, इसलिए अपनी बुद्धि का विकास करिए और सोचते विचारते रहिए और समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढते रहिए। हैप्पी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।